Welcome on Academy Live 7 by MP Singh in Plant Physiology chapter Translocation of Solute Part 2. कल हमने डिस्कस किया था 5 थियरी जो क्लासिकल थियरी थी जिसके की एविडेंसेस नहीं थे। सबसे एक्यूरेट थियरी 6th थियरी Munch mass flow hypothesis. This theory first proposed by Munch in 1930 and then elaborated by Kraft in 1938 and other co-workers. The mass flow, according to this theory, the mass flow of organic solute takes place from the site of higher concentration towards the site of lower concentration. हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूट ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है और इन्होंने कोरिलेट किया लीफ से कि फोटोसिंथेसिस के बाद लीफ में हमेशा शुगर सॉल्यूशन ये हायर कंसंट्रेशन में होता है और फ्लोएम के द्वारा लीफ से यह डाउनवर्ड लैटरल ऑर्गन्स की तरफ ये ट्रांसलोकेट होता है क्योंकि नीचे हमारा कंसंट्रेशन लोअर है और ये मूवमेंट तब तक होता है जब तक दोनों के कंसंट्रेशन जो हैं ये सिमिलर नहीं हो जाते। दोनों के कंसंट्रेशन ये सिमिलर नहीं हो जाते। तो द ऑर्गेनिक सॉल्यूट लाइक कार्बोहाइड्रेट मूव्स from higher concentration towards lower concentration till the concentration of both becomes same. इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट दिया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक ए लिखा है, दूसरा बी लिखा है। ए में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन रखा, बी में डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं रखा बल्कि वाटर रखा और इसे 2 वेसल में डाल दिया और ये वेसल जो है ये वाटर से फुलफिल्ड है। इसको मैंने ग्रीन से बनाया है, वाटर मॉलिक्यूल को ग्रीन से बनाया है, शुगर सॉल्यूशन को ब्लैक से बनाया है कंसंट्रेटेड और ये मूवमेंट मैंने दिखाया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों इस यू ट्यूब से कनेक्ट कर दी गई है और बीच में ये एक चैनल है, एक पैसेज है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल ये मूव करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को लिया और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लीफ के साथ कोरिलेट किया क्योंकि लीफ में ही शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक होगा और इसको इन्होंने स्टोरेज टिश्यूज किया और ये फ्लोएम हो गया। ये जो चैनल है ये फ्लोएम हो गया। यहां देखते हैं ये कि वाटर मॉलिक्यूल मूव्स इनसाइड this globe-like structure that is surrounded by semi-permeable membrane. Osmotic pressure increases and sugar solution rises and goes into dilute or B chamber. और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा। दोनों ग्लोब्स का कंसंट्रेशन जब तक बराबर नहीं हो जाता और जिस समय दोनों आइसोटोनिक हो जाते हैं, आइसोटोनिक मीन्स सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर कंसंट्रेशन, उस समय स्टॉप होगा लेकिन
स्टोरेज सेल्स में, अन्य सेल्स में ये आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है और इस मेटाबॉलिज्म से सदैव ऑलवेज जो concentration of sugar solution in other cells than leaf cell that becomes already low. यहाँ मैंने लिखा है place from the mass flow organic solute takes place from the site of higher concentration to the site of lower concentration. That is the theory, that is the phenomenon. The two chamber A and B with semi permeable membrane, a semi permeable membrane है, membrane connected by tube T, a T tube, इसको मैंने T लिखा है तो a tube के लिए है, T tube, and are placed in water vessel. The chamber A contains concentrate sugar solution and chamber B contains water. The osmotic pressure of chamber A is high compared to B. The water enters into the chamber A, its TP, turgor pressure increased. This causes the mass flow of sugar solution. Chamber B, under the influence of the turgor pressure gradient, the movement of solute will continue till the B attain the same concentration. इन्होंने किया क्या? दो ग्लोब लिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का और उसको एक कनेक्ट कर दिया, मैंने आपको बताया, इसको इन्होंने कंपेयर किया है फ्लोएम सेल से, और ये लीफ है और ये स्टोरेज टिश्यूज है और बाकी पैरेन्काइमा है। यहाँ पर शुगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ में ही होती है। वाटर इंटर्स इन दिस चैम्बर एंड sugar solution moves towards B, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। तो ये तो इनका मुंच का एक्सपेरिमेंट था, और उसी एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम बता रहे हैं आपको इनके फेवर में कौन कौन से एविडेंसेस दिए गए। नाउ एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ मुंच हाइपोथेसिस। मुंच हाइपोथेसिस के सपोर्ट में जो एविडेंसेस दिए गए वो फर्स्ट है, व्हेन वुडी और हर्बेशियस प्लांट इज गर्डेड द साइप कंटेन्स हायर शुगर कंटेंट एक्सक्रीटेड बाय फ्रॉम द कट एंड। अगर इसको प्लग कर दिया जाए तो कट एंड से हायर शुगर सोल्यूशन जो है ये बाहर निकल जाता है। ये पहला सपोर्ट है कि सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन गोज टुवर्ड सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया, कट कर दिया, टिक को कट कर दिया, और टिक को कट करने के बाद देखा कि उस कट एंड से शुगर सोल्यूशन जो है ये बाहर निकल रहा है। सेकेंड है, पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसअपीयर्स व्हेन द प्लांट्स आर डिफोलिएटेड। जब प्लांट्स की लीफ ये रिमूव कर दी जाए तो कंसंट्रेशन जो है ये डिसअपीयर कर जाता है। दैट इज द सेकेंड एविडेंस। एंड थर्ड, मूवमेंट ऑफ वायरसेस एंड ग्रोथ हार्मोन इज फास्ट इन इल्यूमिनेटेड लीव्स एज कंपेयर टू शेडेड लीफ। इल्यूमिनेटेड लीफ में माने जो लीफ लाइट के रेंज में है उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, और जब उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो इसका यह मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, उसके साथ ये देखा गया कि वायरसेस भी आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी जा रहा है। ये तीन एविडेंसेस मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ डीमेरिट्स भी आते हैं, इनके लिमिटेशंस आते हैं। डीमेरिट, दिस हाइपोथेसिस फेल्स टू एक्सप्लेन द बाइडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट व्हिच इज कॉमन इन प्लांट। मेटाबोलाइट का बाइडायरेक्शनल मूवमेंट जो है ये कॉमन है प्लांट में, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दिस हाइपोथेसिस फेल्स टू एक्सप्लेन द बाइडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट व्हिच इज कॉमन इन प्लांट। सेकेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मेसोफिल सेल
and that of root hair do not confirm the requirement. Third है, this hypothesis gives a passive role in sieve tube and protoplug, while some workers demonstrated the involvement of ATP. कुछ फिजियोलॉजिस्ट जो हैं ये बताते हैं कि ATP का इन्वॉल्वमेंट इस फंक्शन में, इस प्रोसेस में है. एंड लास्ट है, some physiologists believe that the sieve pores of sieve plate remain plugged while dense protoplug which in function as carrier against the mass flow solute. इनका ये कहना है कि जब प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है तो सीव पोर्स जो है ये प्लग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और यहाँ इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, कौन कौन से फैक्टर इस ट्रांसलोकेशन को प्रभावित करते हैं. फर्स्ट है टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इंक्रीजेज द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट. ऑब्जर्व किया गया, when plant are exposed to temperature between 20 to 30 degrees Celsius, the rate of transpiration was 20 to 30 centimeter per hour. अगर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लीफ को एक्सपोज किया जाए, प्लांट को एक्सपोज किया जाए, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा गया कि ये 20 से 30 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होता है. When temperature is lowered up to 1 to 4 degrees centigrade, the rate was reduced 1 to 3 centimeter per hour. It means if temperature raises, the rate of translocation raises. Water indirectly affects the rate of translocation. अगर वाटर की डिफिशियंसी होगी तो लीव्स जो है विल्ट करेगी और ट्रांसलोकेशन जो है, रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन दैट विल बी स्लो. नाउ ऑक्सीजन. इट इज ऑब्जर्व दैट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम वाज रिड्यूस्ड. एज. इन यंगर लीव्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट is 5 times more than older leaves. 5 times more than older leaves. Now concentration, ये देखा गया कि दिन के समय में रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन के समय इल्यूमिनेटेड लाइट में, इल्यूमिनेटेड पोजीशन में, ड्यूरिंग डे photosynthesis takes place and the concentration of carbohydrate that increases in the leaf. Concentration of carbohydrate that increases in the leaf. Then night, because in night or during night photosynthesis does not take place, so concentration is also responsible for the rate of translocation as observed in the day. Now last है growth substances. Auxin or auxin-like substances which is found in apical region of stem, expanded leaf, flower, developing fruit, storage organ. In auxin-like the material are produced which induces the rate of translocation into these tissues. माने अपेक्स पर, सूट अपेक्स पर ऑक्सिन या ऑक्सिन जैसे पदार्थ का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, जो कि लीफ एक्सपेंडेड है, जहाँ बड डेवलप कर रही है, जहाँ फ्रूट डेवलप कर रहा है, फ्लावर डेवलप कर रहा है. ऐसी स्थिति में ट्रांसलोकेशन का रेट जो है ये अधिक हो जाता है. इस प्रकार से 2 पार्ट में मैंने आपको ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताया, हाइपोथेसिस बताया, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन बताया, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन बताया, और लास्ट थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, मुंच हाइपोथेसिस. आज मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो फिजियोलॉजी के हैं, ये
They are mainly for BSc Part 2 and for NEET Foundation Class 12. आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि कोई चीज किस प्रकार से आप उसको अचीव करेंगे। जब आपके दिल में एक जज्बा होगा और उस जज्बे के साथ जब कोई कार्य आप करेंगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। नीट में सफलता मिलेगी। नीट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको सफलता न मिले। कड़ी से कड़ी धूप हो, कड़ा से कड़ा संघर्ष करना पड़े, अगर उसको आप रूटीन वर्क में ले लेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। सफलता केवल आलस्य से नहीं मिलती। एक लाइन मेरी याद रखिएगा, फलक को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। और यह चीज हर साइंस के स्टूडेंट में होना चाहिए। और जब तक यह बात आपके दिल में नहीं होगी तब तक नीट क्या आप एक सामान्य वर्ग में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जहां संघर्ष के बाद जो चीज मिलती है वो बड़ी लाभदायक होती है। साइंस में खास करके बायोलॉजी में इसके दो एम्स हैं। एक आपका टेक्निकल है जो कि नीट है, MBBS वगैरह है, और दूसरा है एकेडमिक। आज टैलेंट की आवश्यकता है। अभी आपने सुना है कि नीतू अंबानी को BHU का प्रोफेसर बना दिया गया। इसका यह मतलब है उनके पास टैलेंट था। तो जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको अच्छी पोस्ट पर सरकार ले आ रही है। तो आप अपने में टैलेंट दिखाइए, और टैलेंट दिखाएंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, और बगैर टैलेंट के कुछ भी नहीं मिलता। इसी के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद फॉर दिस टॉपिक, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल शेड्यूल।